हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हमारा साइंस का टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये सीटेट जो आपके एग्जाम्स जुलाई में होने वाले हैं उन पे फोकस किया गया है। इसमें सारे कंटेंट जो कि PYQs के क्वेश्चंस आपके आते हैं उनके बेस मान करके मैंने इस कंटेंट को रेडी किया है सो दैट कि आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्कस करते हैं। मेटल्स हो चाहे नॉन मेटल्स हो, उनको हम पहचानते कैसे हैं? तो मेटल्स जो हैं या फिर नॉन मेटल्स, उनको पहचानने के लिए हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल या फिर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। अब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है या फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनको देख करके, उनको रिलेट करके हम पता लगाते हैं कि ये जो है मेटल्स है या फिर ये नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो हम मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम नॉन मेटल्स के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यही आपके एग्जाम्स में बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हीं को हम डिस्कस वन शॉट में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कुछ PYQ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि मेटल्स जो होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि इनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो पास हो सकता है। इसलिए आप रिलेट कर सकते हैं कि आपके किचन में जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो सब्जी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, उनका वो मेटल्स के बने होते हैं और आप देख पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे कि वो जो होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो सकते हैं। उनसे हीट तो पास होती है, साथ ही साथ मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। क्या है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर? तो यानी कि ये जो है इनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं। अब देखते हैं कैसे। जैसे सोडियम है हमारा, ठीक है, तो सोडियम हमारा, इसको हम Na कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो सोडियम जो है इसके एटॉमिक नंबर जो होती हैं वो है हमारा 11, ठीक है। अब इसका जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो होता है 281, ठीक है। और किसी भी चीज़ को स्टेबल करने के लिए हमें क्या होता है कि हमें एक सेल में जो होता है वो 8 रहना हमारा ज़रूरी होता है, ठीक है। यानी इस केसेस में ये क्या करेगा, 2 और 8 स्टेबल है, ये 1 एक्स्ट्रा है, ये लूज करेगा, ये किसी को दे देगा, ठीक है। तो यानी कि जो मेटल्स होंगी वो क्या करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, लूज करती हैं, ठीक है। कुछ आपके एग्जाम्स जो NCERT की बुक है उसमें कुछ आपके इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से कौन सा मेटल लूज कर रहा है इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये क्लियर हो जाए कि यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का क्या मतलब है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को, एक मिनट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है। अब देखिए जैसे सोडियम का मैंने आपसे डिस्कस किया, इसके जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये है 281 और मैंने कहा कि सेल में 8 होना, स्टेबल होने के लिए 8 का होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे ये 2 और 8 है, ये स्टेबल है, तो यानी इस केसेस में ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको 282 यहाँ पे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर रहा है, ओके। ऐसे ही अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम का 13 है, 13283, इस केसेस में ये क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन जो है, ये लास्ट का जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसे ये लूज कर रहा है। पोटेशियम हो गया, तो यानी 8 के बाद वाला 1 यहाँ पे लूज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम हो गया, ये स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर है। अब मेटल जो होंगी ज़्यादातर सॉलिड होती हैं, ये सॉलिड होता है, हार्ड होता है। अब लेकिन कुछ एक्सेप्शंस मेटल्स में हैं कि मरकरी जो है वो एक लिक्विड स्टेट में मटेरियल पाया जाता है। ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरकरी जो है कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो मरकरी सिर्फ एक ऐसा हमारा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है।
अब सॉलिड होंगी तो डेफिनेटली ये हार्ड होंगी ही होंगी। उसके बाद इनका क्या है, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हार्ड है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन इनमें भी एक्सेप्शंस हमारे, ये सोडियम, पोटाशियम या लिथियम जो हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें हम नाइफ से जो है कट कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो भी हाई होते हैं, ठीक है। मतलब ये इनको मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट जो होगा वो हाई होता है इनका। लेकिन गैलियम एंड सीजियम जो है वो एक ऐसा मेटल है जो बहुत लो टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो सकता है। मतलब इवन कि आप उसको अपने हथेलियों में रखेंगे तो भी ये मेल्ट हो जाता है, ओके। मेटल्स जो होती हैं वो लश्रस होती हैं, मतलब वो चमकता है, शाइन करता है, ठीक है। ये शाइन करने की इनकी कैपेसिटी होती है। अब आप अभी मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि किचन के जो यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, तो आप देख सकते हैं वो शाइन करता है, स्टील का बना होता है वो शाइन करता है, तो मतलब उनमें जो होती हैं वो लश्रस होती हैं वो। इसके अलावा इनमें मेलेबल होते हैं, ये मतलब मेलेबिलिटी होती है। मेलेबिलिटी क्या है कि इनकी एबिलिटी होती है इन मेटल्स से को अगर हम इनको बीट करें तो ये इनसे हम शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब शीट्स आप बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम को अगर आप बीट करते हैं तो उनसे पतली पतली शीट्स बन सकती हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनका हम ज़्यादातर जो मोस्ट मेलेबल मेटल्स होता है वो गोल्ड और सिल्वर हम उसे मानते हैं, ओके। डक्टाइल इन नेचर होता है, मतलब इनसे जो है इनको हम इन मेटल्स से वायर बना सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गोल्ड जो हमारा होता है वो मोस्ट डक्टाइल मेटल है, क्योंकि गोल्ड के 1 ग्राम जो गोल्ड होगा अगर आप उससे वायर बनाएंगे तो वो 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। इसलिए सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल जो होता है वो हमारा होता है गोल्ड, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस भी इनमें भी हैं, और वो एक्सेप्शंस है जिंक, इनसे हम किसी भी तरह का वायर नहीं बना सकते हैं, ओके। फिर इसमें सोनोरस होती है, मतलब कि ये अगर आप इस मेटल्स को किसी हार्ड सब्सटेंस से हीट करेंगे तो उनसे जो है साउंड प्रोड्यूस होगा, ओके। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, मेटल्स जो होंगी वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसके अलावा ये सॉलिड होते हैं, लेकिन इनके एक्सेप्शंस कौन से हैं, मरकरी इनके एक्सेप्शंस है, क्योंकि मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। ये काफ़ी हार्ड होते हैं और इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। पर सोडियम, पोटाशियम और लिथियम 3 ऐसे मेटल हैं, SPL, ठीक है। 3 ऐसे मेटल हैं जिनके की बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा लो होगा, ठीक है, और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, मतलब ये मेल्ट भी होते हैं काफ़ी हाई पॉइंट, हाई टेम्परेचर पे। बट गैलियम हो गया या सीजियम हो गया, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इवन कि आप उसे अपने हाथों में रखेंगे तो भी ये जो है मेल्ट हो जाएगा। लश्रस होता है, मतलब ये शाइन करता है। मेलेबल होता है, मतलब इनसे हम शीट्स बना सकते हैं, जैसे कि आपका एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। डक्टाइल नेचर होता है, मतलब इनसे जो है हम पतली वायर बना सकते हैं, और इस डक्टाइल नेचर की वजह से जो है हम बहुत सारे ऑर्नामेंट्स मेटल से बनाते हैं, जैसे कि आपको पता है सिल्वर से आप जो है चेन बना सकते हैं, गोल्ड से आप बनाते हैं। तो इस तरह के डक्टाइल इनके नेचर होते हैं। लेकिन जिंक एक ऐसा मेटल है जिनसे हम वायर नहीं बना सकते हैं, ओके। सोनोरस टेंडेंसीज होती है, मतलब इनसे जो है अगर आप इसे हिट करेंगे किसी हार्ड सब्सटेंस से तो इनसे क्या होगा, इनसे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके बारे में हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भर भर के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, इसलिए इन मेटल्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे लिथियम है, तो लिथियम बहुत लाइटेस्ट मेटल है। जनरली मेटल्स आपको बोला मैंने हार्ड होते हैं, हैवी होंगे, लेकिन लाइटेस्ट मेटल जो है हमारा वो है हमारा लिथियम, ठीक है। लिथियम जो है वो लाइटेस्ट मेटल होता है और इतना ये लाइट होता है कि अगर आप इसे केरोसिन के में डालेंगे तो ये केरोसिन के ऊपर जो होता है वो फ्लोट करने लगेगा, ठीक है, और ये एयर के साथ रिएक्ट कर लेता है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। इसलिए लिथियम को कभी भी हम जो है
स्टोर अगर करेंगे तो उसे हम रैप करते हैं पैराफिन वैक्स में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन इसके आते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, लिथियम बहुत लाइटेस्ट मेटल है। अगर आप उसे केरोसिन के ऊपर रखेंगे तो वो केरोसिन के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, और लिथियम जो है बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है एयर के साथ में। इसलिए लिथियम को हम जब भी स्टोर करते हैं तो हम उसको रैप करते हैं पैराफिन वैक्स में, ताकि वो एयर के साथ जो है कॉन्टैक्ट में ना आए और बहुत जल्दी रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, ये लिथियम के बारे में था। ठीक है, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है सोडियम। सोडियम भी बहुत जल्दी एयर के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसलिए सोडियम को हमेशा हम केरोसिन के साथ में जो है स्टोर करते हैं ताकि वो एयर के साथ रिएक्ट ना कर पाए। उसका एयर के साथ कट ऑफ करने के लिए हम उसको स्टोर किन चीज़ों में करते हैं, हम उसे केरोसिन में स्टोर करते हैं। अब लिथियम, सोडियम, पोटाशियम के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम अभी जस्ट डिस्कस किया था कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उन्हें चाकू से काट सकते हैं, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा कम होती है, इनकी डेंसिटीज़ कम होती है। ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, अभी तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का देखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेटल्स के होते हैं वो किस तरह के होते हैं, और किस तरह से किस फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम कैसे मानेंगे कि ये मेटल है। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शंस हमने देखे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के। मतलब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे कैसे बताएंगे कि ये मेटल है या फिर ये नॉन मेटल है। अभी हम मेटल को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता ही है कि जब दो सब्सटेंस एक साथ मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस जब फॉर्म होगा तो वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मेटल्स जो होती हैं वो अलग अलग केसेस में अलग अलग सब्सटेंस जो है रिएक्ट करके अलग अलग सब्सटेंस को फॉर्म करता है। पहला, जैसे मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, और ये जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। अब जैसे कि आप कोई भी मेटल ले लीजिए, लेट्स सपोज आयरन ले लिया। अब मैंने आयरन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो मैंने पाया कि ये FeO जो है फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसको स्टेबल होने के लिए 2, और यहाँ पे हमने कर दिया 2 बैलेंस करने के लिए, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। मैग्नीशियम ही आप ले लो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। ठीक है, अब ये बैलेंस कर दिया मैंने इसको, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 मैंने बैलेंस किया, इसलिए यहाँ पे मैग्नीशियम भी सेम यही केसेस में मैंने यहाँ पे भी किया है। ठीक है, अब ये जो ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है ये किस नेचर का है, ये है हमारा बेसिक नेचर का। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि जब हमारा कोई भी सब्सटेंस, जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करेगा तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और वो नेचर कैसा होगा, वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड, प्लस इस केसेस में क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन गैस जो होता है वो भी फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेट मी इरेज फर्स्ट, 1 सेकेंड। ठीक है, कोई भी मेटल, जैसे पोटाशियम ले लिया मैंने, पोटाशियम के प्लस मैंने इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके साथ में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर सोडियम जैसे हो गया, सोडियम के साथ मैंने रिएक्ट करवाया H2O के साथ सोडियम को, तो NaOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, जब सोडियम और पोटाशियम जो होते हैं ये जब रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ में तो ये बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये इतने वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि इनसे जो हाइड्रोजन गैस जो होता है जब वो प्रोड्यूस होता है तो वो भी जो है इससे फायर लग सकती है, फायर को ये भी कैचेस कर लेता है। ठीक है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है इस केसेस में। ठीक है, यानी आपने देखा कि जब मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, क्या फॉर्म कर रहा है, वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और मैंने आपको 2 केसेस बताए, सोडियम और पोटाशियम जो होती हैं जब वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत वायलेंट रिएक्शंस इस केसेस में होते हैं, इससे हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। मे बी ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाए, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया है। ठीक है,
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। वो कौन कौन से हैं? लेड हो गया हमारा, ठीक है, कॉपर हो गया हमारा, सिल्वर हो गया हमारा, गोल्ड हो गया हमारा। तो ये सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब आप रिलेट कर पाएंगे कि क्यों हम ऑर्नामेंट्स जो बनाते हैं वो गोल्ड के होते हैं हमारे, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और ये जो है सो गोल्ड इसलिए बहुत ज़्यादा हम ऑर्नामेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। सिल्वर का भी वही केसेस है। तो कुछ मेटल्स के एग्जांपल्स आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये लेड हो गया हमारा, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मेटल ऑक्साइड। जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है मेटल हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं कैसे। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया था, मेटल ऑक्साइड हमारा जैसे हो गया MgO, ठीक है। अब जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये देगा MgOH2, ठीक है। यानी इस केसेस में आपने क्या देखा कि जब मेटल जो है वो वाटर के साथ में मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या दे रहा है? वो दे रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हमारा था मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया हमारा, लेड हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। ये कोल्ड वाटर हो चाहे हॉट वाटर हो, इनके साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। ये रिएक्ट करते हैं सिर्फ स्टीम के साथ में, और जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन देते हैं। गॉट इट। अभी आपने एक एक्सेप्शंस देखा था कि मेटल जैसे कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये रिएक्ट वाटर के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम हो चाहे वो लेड हो चाहे वो आयरन हो, जिंक हो, ये हॉट वाटर या फिर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। ये रिएक्ट किन के साथ करते हैं? ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं, और जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये देते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। अब नेक्स्ट केसेस है हमारा कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या देता है? वो देता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन और पॉपअप साउंड, ठीक है। आप इसके एग्जांपल जैसे कि मेटल ले लिया मैंने Na प्लस, इसको रिएक्ट करवाया मैंने एसिड के साथ में तो हो गया NaCl, साथ में ये देगा H2, ठीक है। ये आपके एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सेम है कि मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉपर जो है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। तो ये कॉपर जो है HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो कॉपर जो होते हैं हमारे वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये रिएक्ट करते हैं H2SO4 के साथ में। गॉट इट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ आपके जो है केमिकल इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके NCERT के बुक्स में ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसलिए इन्हें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेस तो हमारा जो एग्ज़ाम का है वो NCERT ही है। NCERT के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वही आते हैं आपके एग्जाम्स में। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, साथ में NCERT के एग्जाम्पल्स तो देखने ही देखने हैं। चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। कॉपर वेसल्स जो होती हैं जब वो मॉइस्ट एयर में रहता है, यहाँ पे थोड़ा गलत है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब कॉपर जो वेसल है, कॉपर वेसल जब मॉइस्ट एयर में लॉन्ग टाइम के लिए रहता है तो ये इसमें डल ग्रीन कोटिंग हो जाती है। मतलब कॉपर वेसल्स जब उसको बहुत ज़्यादा मॉइस्ट में नमी मिलता रहता है और वो लंबे समय तक जब रहता है तो उनमें, उस कॉपर वेसल में आप देखेंगे कि उनमें डल ग्रीन कलर की कोटिंग जो है उनमें आ जाती है, ठीक है। अब ये कोटिंग क्या है? तो ये इससे पहले हम देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करता है। तो ये कॉपर है और ये जो रिएक्ट कर रहा है ये है हमारा मॉइस्ट एयर, ठीक है। ये क्या है? हमारा मॉइस्ट एयर। अब ये जब मॉइस्ट एयर के साथ में रिएक्ट किया है तो ये दे रहा है CuOH2 प्लस CuCO3, ठीक है।
अब ये जो ग्रीन कोटिंग है ये है हमारा यही CuOH2 मतलब कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और CuCO3 मतलब कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, यही हमारा कॉपर कार्बोनेट। ये हमारा ग्रीन कोटिंग जो होता है ये एक बताता है कि एक नया सब्सटेंस जो है मॉइस्ट एयर के साथ में कॉपर वेसल ने रिएक्ट किया और एक नया सब्सटेंस दे दिया। और जब भी नया सब्सटेंस देता है तो वो केमिकल इक्वेशन है हमारा, केमिकल जो चेंजेस होता है हमारा। तो ये जो नया सब्सटेंस होता है वो क्या है हमारा, वो है हमारा मिक्सचर है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 और कॉपर कार्बोनेट CuCO3। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि इस चीज़ को आपको जानना है कि जब कॉपर वेसल जो है वो मॉइस्ट एयर में बहुत लंबे टाइम पे रहता है तो वो क्या देता है, उससे क्या नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो उससे नया सब्सटेंस हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट फॉर्म होता है। तो ये जो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हमें कब देखने को मिलता है, तो उस जो कॉपर वेसल्स होती हैं उनमें एक ग्रीन कलर की, डल ग्रीन कलर की कोटिंग जो होती है वो देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है सल्फरस एसिड। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आए हुए थे तो इनको जो है एक बार डिस्कस करना है और इसके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब वाटर के साथ रिएक्ट करा तो उसने फॉर्म करा सल्फरस एसिड। ठीक है, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए इससे पहले एक फनी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। एक क्लास में टीचर ने चॉकलेट दिया। ठीक है, टीचर ने क्या किया, क्लास में दो बच्चे हैं, एक वीक है और एक स्ट्रांग बच्चा है। ठीक है, क्लास में टीचर ने एक ही चॉकलेट दिया है। ओके, अब टीचर चले गए क्लास से बाहर, उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि ये चॉकलेट किसे मिलेगा। वीक बच्चा और स्ट्रांग बच्चा दोनों को चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब इस केसेस में क्या हुआ कि वीक बच्चा और स्ट्रांग बच्चा जो है, जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो चॉकलेट लेके भाग जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जो स्ट्रांग है वो ज़्यादा पावरफुल है, वो जो है उसके हाथ में चॉकलेट मिल जाएंगे। तो यानी कि ये स्ट्रांग बच्चा जो होगा वो चॉकलेट ले लेगा। ठीक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती हैं उनमें होता क्या है कि हमारे कुछ मेटल्स होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं और कुछ मेटल्स जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब आप इनका जो देखेंगे टेबल सीरीज देखेंगे तो ये कुछ ऐसा है हमारा, जो ये पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये कुछ मेटल्स जो होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं और जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है ये लीस्ट रिएक्टिव होता जा रहा है। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल हमारा होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जब मेटल्स जो होती हैं जब किसी कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होता है वो उनके साथ रिएक्ट कर जाता है और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनको वो अलग कर देता है। जैसे इस केसेस में हम देखेंगे कॉपर CuSO4 है हमारा प्लस जिंक है हमारा। इस केसेस में क्या है, कॉपर और जिंक को अगर आप देखेंगे तो जिंक यहाँ है, कॉपर यहाँ है, यानी कि जिंक जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है और कॉपर जो है कंपैरेटिवली लीस्ट रिएक्टिव है। यानी जिंक जो है वो SO4 के साथ में रिएक्ट कर जा रहा है और कॉपर को कर जा रहा है अलग। ठीक है, चॉकलेट वाले कॉन्सेप्ट्स हो गए ना कि यानी ये चॉकलेट है, SO4 हमारा चॉकलेट है, जो मोस्ट रिएक्टिव है, पावरफुल ज़्यादा है, इसने चॉकलेट को ले लिया और कॉपर को जो वीक है उसको अलग हो गया, वो बेचारा अलग। आप चाहे तो और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जैसे कि इसकी जगह पे हम देख लें FeSO4 है हमारा। ठीक है, प्लस हमारा है Mg। ठीक है, अब इस केसेस में आप देखेंगे तो पहले मैं इसे इरेज कर दूं। अब इस केसेस में अगर आप देखेंगे, ये टेबल के सामने मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि आपको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है। Fe को देखें और
Mg को देखें तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है हमारा, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा MgSO4 प्लस Fe हो जाएगा अलग, यानी चॉकलेट किसे मिला, चॉकलेट मिला मैग्नीशियम को। ठीक है, तो ये है हमारे मोस्ट रिएक्टिव जो होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा यही होता है कि जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो रिएक्ट कर जाता है और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो शब्दों में अगर मैं बताऊं तो ये कुछ ऐसा ही होता है। तो ये हमारा केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया। अब मेटल्स के कुछ यूजेस भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको पता ही है जो मेटल्स होते हैं वो हम मशीनरी आइटम्स, चाहे हमारी बाइक हो, ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे हमारे एरोप्लेन्स हो, इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं हम मेटल्स का यूज़ तो करते ही करते हैं। आपने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की होगी जिंक की, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होता है, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं बहुत सारी जगहों केसेस में, आपने पढ़ा हुआ है। ये भी मेटल्स के यूजेस हैं। मरकरी जो थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं वो भी एक मेटल है। और आपको मैंने बताया था कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होता है, वो हार्ड होता है, बट मरकरी जो होता है वो एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम की पैकिंग जो हम फूड आइटम्स में करते हैं ये भी मेटल्स है। और आपको मैंने बताया था कि मेटल्स से जो है हम शीट्स बना सकते हैं, और एल्यूमिनियम इसका एग्जांपल हो गया। ज्वेलरी जो होती हैं हमारी, गोल्ड की हो गई, सिल्वर की हो गई, ये ज्वेलरी जो होता है मेटल्स के बनते हैं। और क्यों बनते हैं ये मेटल्स के ज्वेलरी, क्योंकि गोल्ड जो हो गया, या फिर गोल्ड हो गया हमारा, कॉपर हो गया हमारा, सिल्वर हो गया हमारा, ये सब क्या है, ये सब वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए हम जो है इनका यूज़ करते हैं। ओके, तो ये तो मेटल्स के बारे में था। अब हम नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं। तो जो जो मेटल्स में होता है उनका जस्ट अपोजिट नॉन मेटल्स में होता है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, नॉन मेटल्स उसके अपोजिट है। अब मेटल्स क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो डेफिनेटली नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। अब इसके आप जो है टेबल्स में देखते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना है, 7। अब स्टेबल होने के लिए जो है हमें पता है कि इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस केसेस में इसे यहाँ पे 5 है, यानी ये जो है इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। ओके, इसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसे इलेक्ट्रॉन लेना है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, मेटल्स क्या करता था, इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल होने के लिए देता था, और नॉन मेटल्स क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। ठीक है, आप ऑक्सीजन को देख सकते हैं, ऑक्सीजन में भी यहाँ पे स्टेबल होने के लिए इसे भी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। इसी तरह यहाँ पे फ्लोरीन है, इसे भी इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। स्टेबल होने के लिए नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा नॉन डक्टाइल इन नेचर होता है। ठीक है, नॉन मेलेबल इन नेचर होता है, मतलब इनसे हम जो है इनसे वायर नहीं बना सकते हैं, इनसे हम शीट्स नहीं, इन्हें पतले पतले शीट्स इनसे नहीं बना सकते। नॉन सोनोरस होता है, मतलब कि आप इस मेटल्स को किसी हार्ड सब्सटेंस से अगर बीट करते हैं तो उनसे कोई आवाज़ प्रोड्यूस नहीं होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। बट ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस है हमारे ग्रेफाइट। ओके, नॉन लस्ट्रस होता है, मतलब इनसे शाइन बिल्कुल नहीं होता है, बट यहाँ भी एक्सेप्शंस है। एक ऐसा मेटल, नॉन मेटल है आयोडीन, जो कि लस्ट्रस होता है। ठीक है, अब कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। आपको पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म्स में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स की जो बात करेंगे हम, तो नॉन मेटल्स जो है कार्बन एक ऐसा मेटल है जो कि डिफरेंट शेप में पाया जाता है, इसलिए इसे एलोट्रोप हम कहते हैं। इसके हर एक फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलोट्रोप कहते हैं। डायमंड एक ऐसा एलोट्रोप है कार्बन का जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारा। ठीक है, ये एक नॉन मेटल है। ओके, और मैंने आपको बताया था उसके एक्सेप्शंस क्या थे, वहाँ पे मेटल्स के एक्सेप्शंस क्या थे। सॉलिड तो होते हैं, बट सॉलिड और हार्ड होते हैं। अब सॉलिड के अलावा मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। हार्ड जो होती थी, तो हार्ड में आपको मैंने बताया था कि सॉफ्ट कौन कौन से हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये सॉफ्ट होते हैं। अब यहाँ पे डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। गॉट इट।
इसके अलावा ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और वहाँ पे मेटल कौन सा था, मरकरी एक ऐसा मेटल था जो सॉलिड लिक्विड स्टेट में पाया जाता था। और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एक्सेप्शन ज़्यादातर एग्जाम्स में आप लोगों के आते हैं, तो आपको उनको जानने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसके बेस पे हम जान पाते हैं कि कौन से मेटल्स और कौन से नॉन मेटल्स हैं। अब तक हमने इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया। नॉन मेटल्स का बहुत सिंपल था कि जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनके जस्ट अपोजिट लगा देंगे तो वो सारे नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। इनके एक्सेप्शन हमने देख लिया कि ग्रेफाइट जो है वो हीट की, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं जनरली। बाकी सारे जो मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं वो जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। फिर हमने क्या देखा कि नॉन लशरस होता है, बट आयोडीन जो होता है वो लशरस होता है, उनमें शाइन होता है। इसके अलावा हमने डायमंड के बारे में देखा कि डायमंड एक ऐसा कार्बन का एलोट्रोप है जिसमें जो कि हार्डेस्ट होता है, ये एक नॉन मेटल है। फिर हमने देखा कि ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला नॉन मेटल है हमारा। गॉट इट, ये हो गया हमारा। अब एक नॉन मेटल ऐसा है फॉस्फोरस जो कि बहुत रिएक्टिव होता है, और ये फॉस्फोरस इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर आप उसे एयर में रखेंगे तो ये एयर के साथ में रिएक्ट कर जाएगा और आग लग जाएगी। इसलिए फॉस्फोरस को हमेशा हमें एयर के कांटेक्ट से रोकना होता है। ठीक है, इसलिए हम फॉस्फोरस को क्या करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं ताकि वो एयर के साथ रिएक्ट ना करे, और रिएक्ट कर जाएगा तो आग लग जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम फॉस्फोरस को क्या करते हैं, वाटर के साथ में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा तो सोडियम को हम किस में रखते हैं, सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं। तो ये सारे कुछ जो एक्सेप्शंस होते हैं वो हमको जानने की ज़रूरत है, और हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि कौन से मेटल की बात हो रही है, कहाँ पे नॉन मेटल की बात हो रही है। ऐसा नहीं कर देना आपकी मेटल को नॉन मेटल में डाल देना। आपको ध्यान देना है कि मेटल के एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं और नॉन मेटल्स के एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल, नॉन मेटल जो होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटालिक ऑक्साइड जो है वो फॉर्म करता है, और ये होता है हमारा किस तरह का, ये होता है हमारा एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब इनमें से कोई सा भी आप इसके नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है हमारा। ठीक है, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और ये किस तरह का नेचर का होगा, ये एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है नॉन मेटल्स जो है वो वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और लास्ट जो जनवरी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि आपके जो है ये क्वेश्चन आए थे कि कौन से नॉन मेटल्स जो होते हैं वो वाटर या एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल जो होता है वो वाटर और एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, बेसिस के साथ रिएक्ट करके वो कुछ कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फॉर्म करता है। ठीक है, अब है हमारा नॉन मेटल के यूजेस। तो नॉन मेटल का यूजेस हम फर्टिलाइजर के तौर पे करते हैं। ठीक है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है जिसका यूज़ हम वाटर को प्योर करने के लिए करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आयोडीन हो गया। आयोडीन जो है एक पर्पल सॉल्यूशन होता है जो कि कोई घाव अगर हो गया है, किसी तरह का वाउंड है, तो उस पर हम एज एन एंटीसेप्टिक इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका, आयोडीन। नॉन मेटल सल्फर है या फॉस्फोरस है, इसको हम जब क्रैकर्स बनाते हैं तो उन टाइम पे हम सल्फर और फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस जो है वो एज अ ल्यूब्रिकेंट्स भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मेटल और नॉन मेटल का एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे। अब कुछ PYQ हम देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ठीक है, और नॉन मेटालिक लुब्रिकेंट, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था नॉन मेटालिक लुब्रिकेंट हमारा कौन सा है। तो हमारा है फॉस्फोरस, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लुब्रिकेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेटल। अच्छा, सबसे पहले हमें एलिमिनेट करना है इस क्वेश्चन में
तो यानी कि पहला जो ए का आंसर होगा वो है फॉस्फोरस। अब देखते हैं फॉस्फोरस के आंसर कौन कौन से हैं। 1 और 4 के हैं, यानी बाकी जो है हमारा, बाकी 1 और 4 के अलावा जो बाकी आंसर्स होंगे वो हमारे हो जाएंगे एलिमिनेट। ओके, सेकेंड और थर्ड जो है वो हमारा ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट, मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम। अब कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बट वो रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम के बारे में, लेड के बारे में, इसके अलावा मैंने आपको लेड के बारे में बताया था, फिर मैंने आपको आयरन के बारे में बताया था और जिंक के बारे में बताया था कि ये जो होते हैं ये कोल्ड वाटर या फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये स्टीम के साथ में रिएक्ट करते हैं। अब देखते हैं इनमें से कौन से आंसर्स जो हैं हमारे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जिंक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर, यानी ये वाला आंसर भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। सी है हमारा मेटल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के लिए हमें पता है कि हम सोडियम का यूज करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल यूज्ड इन फायर क्रैकर। फायर क्रैकर में कौन से नॉन मेटल का हम यूज करते हैं, तो फॉस्फोरस या फिर सल्फर का हम यूज करते हैं। यहाँ पे सल्फर हमारे ऑप्शन में, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 1। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेटल एक्स डिस्प्लेसेस वाई एंड मेटल जेड, यानी मेटल एक्स जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है मेटल वाई और जेड को, इनको डिस्प्लेस करके कर रहा है। यानी कि मेटल एक्स जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के एग्जाम्पल होंगे ना, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है मेटल वाई डिस्प्लेसेस मेटल डब्ल्यू। मेटल वाई ने क्या किया, मेटल डब्ल्यू को जो है डिस्प्लेस कर दिया, बट Z डज नॉट डिस्प्लेस W। बट Z जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है W को, ठीक है। Y ने डिस्प्लेस कर दिया, यानी Y भी मोस्ट रिएक्टिव है, बट Z जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है W को, यानी Z जो है वो लीस्ट रिएक्टिव के एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड आउट द मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स रेस्पेक्टिवली। तो नॉर्म एकदम क्लियर है हमारा आंसर कि इनमें कौन कौन से आंसर्स हमारे जो है वो हैं। तो X जो है हमारा मोस्ट रिएक्टिव के एग्जांपल्स तो हैं ही, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है W, वो क्या है, Z हमारा जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि Z जो है वो लीस्ट रिएक्टिव के एग्जांपल्स होंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है सिंपल मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग के केसेस में क्या होता है कि हम जो सबसे इजी लगता है हमें मैच करना, उसके एक ऑप्शंस को हम सबसे पहले मैच करते हैं, बाकी जो हमारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं, आंसर्स के ऑप्शंस, उनको हम एलिमिनेट करते हैं, सो दैट कि हमारा काम आसान हो जाए, क्योंकि इतना टाइम तो हमारे पास एग्जाम में नहीं होता कि हम 1 बाय 1 चेक करते रहें। तो सबसे पहले जैसे कि मैं अगर करूँ तो मैं सबसे पहले मरकरी को चेक करूँगी। मरकरी को हम हमेशा किस चीज़ में रखते हैं, तो मरकरी की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा उसे हम ग्लास बॉटल्स में रखते हैं, ठीक है। ये ग्लास बॉटल्स हो गया, यानी कि डी का ऑप्शन जो है वो 1 है। अब डी का ऑप्शन 1 है, बाकी तो आंसर्स ऐसे ही हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर मैं सोडियम मेटल की बात करूँ तो सोडियम मेटल जो है वो मैंने बताया था कि वो एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम सोडियम मेटल को हमेशा कैरोसिन में रखते हैं स्टोर करके, ठीक है। यानी ए का ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ए का ऑप्शन जो होगा वो हो गया 4। अब यहाँ पे ए का ऑप्शन 4 हो गया। अब एक बार फॉर योर सेटिस्फैक्शन बाकी आंसर्स भी हम रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस हो गया। फॉस्फोरस का आंसर कह रहा है अंडर वाटर हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। इसको फॉस्फोरस को जो है वो हम किस में रखते हैं, वाटर हाइड्रोक्साइड पैलेट्स में। डी का 1 हो गया है हमारा, सी का हो गया 2। सोडियम को हम रखते हैं प्लास्टिक बॉटल्स में, यानी ये जो आंसर है हमारा ये बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, X is a metal which exists in liquid state. X एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट्स में पाया जाता है। कौन सा है, तो मरकरी बताया था मैंने आपको। मरकरी जो होता है वो एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट्स में पाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ब्रोमीन जो होता है वो नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट्स में पाया जाता है ना। यानी मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट्स में पाया जाता है, और नॉन मेटल्स जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं वो है हमारे ब्रोमीन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 2, क्योंकि यहाँ बात की गई है मेटल की, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वो हमें प्रॉपर्टी दी हुई है और उनके यूजेस दिए हुए हैं और हमें उनके बिहाफ पे करना है मैच। अब इसमें सबसे इजी हमें ढूंढना है, पहला है मेलेबल। मेलेबल क्या होता है कि जो मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उसको शीट्स में चेंज कर सकते हैं, वो मेलेबल होता है। ठीक है, यानी मेलेबल का ऑप्शन एन में अगर देखें तो रैपिंग फूड आइटम्स होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के जो फॉइल होते हैं उनको हम शीट्स में बदलते हैं, तभी हम एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यानी कि रैपिंग फूड आइटम। अब ए का जो ऑप्शन है वो है 3। यहाँ पे एक सिंगल ऐसा ऑप्शन है जो कि हमें ए का 3 दिया गया है। ठीक है, ये हो गया हमारा। बाकी सारे ऑप्शंस भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट का है हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एप्लियंसेस। हाई मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एप्लियंसेस। सी का हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट आइटम्स। गुड कंडक्टर जो है हीट आइटम्स का हो गया हमारा इलेक्ट्रोड्स इन सेल्स। गुड कंडक्टर जो होंगे हीट का या फिर उसमें, तो उसका यूज़ हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं हम सेल में। ठीक है, इस वजह से क्योंकि उनकी जो हीट के गुड कंडक्टर वो होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए हम इनका यूजेस क्या करते हैं, ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करने में करते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर नंबर 3, राइट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।